हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये आप लोगों के लिए हम साइंस का जो है कि टॉपिक भी लेकर आए हैं और इसमें हम आप लोगों को कवर कराएंगे आरआरबी ग्रुप डी में जो जनरल साइंस पूछा गया है, जो प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में। तो उन्हीं प्रश्नों को हम जो है इसमें कराने वाले हैं और 50 प्रश्नों को लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं आरआरबी के द्वारा जो परीक्षाएं कराई गई है। ये प्रश्न वहां पर पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको आपको हम करा दे रहे हैं ताकि इससे क्या है कि आपको आइडिया मिलेगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से आरआरबी उठा रहा है। तो आइए देखा जाए, इन प्रश्नों को देख लेते हैं। काफी अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें। देखिए क्या है, 50 प्रश्न है, कुल 50 प्रश्न हम लिए हैं। और देखिए क्या है, पहला प्रश्न देखिए, एनिलीडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। एनिलीडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जोक और केचुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जोक और केचुआ जो है एनालीडा एनालीडा ग्रुप में आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह जो है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में सम्मिलित है। ठीक है, आगे देखा जाए। देखिए क्या है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। मोलस्का क्या दिया है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो घोगा और सीपी, घोगा और सीपी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये दोनों जो है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। देखिए क्या दिया है, इकाइनो इकाइनोडर्मा क्या दिया है, इकाई नोडर्मा। देखिए क्या है, इकाई नोडर्मा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। इकाई नोडर्मा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं। क्या है, तारा, मछली, ब्रिटिश स्टार। क्या दिया है, तारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तारा, मछली, ब्रिटिश स्टार, ये जो है इकाई नोडर्मा संघ के जो है कि जंतु है। तारा मछली, तारा मछली, ये तारा मछली एक प्रकार की मछली है। तारा मछली और ब्रिटल स्टार, तारा मछली और ब्रिटल स्टार, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या दिया है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो यह प्रश्न जो है कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए क्या दिया है, मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। आप लोग ज्यादा दिमाग लगाने लगेंगे इस प्रश्न में, तभी गलत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख से। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब आप यकृत या आमाशय से पाचन होता है। जब भोजन मुख में जाता है तो वहीं से उसका पाचन क्रिया का जो है कि प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जो आपके मुंह में लार है इसमें कुछ टाइम तक भोजन को जो है फेंटा जाता है। जब भी आप खाना मुंह में डालते हैं तुरंत अंदर नहीं जाता है, कुछ टाइम में कूचते हैं और कूचने के ही दौरान जो है वो लार में भोजन मिक्स होता है। तो ये लार जो है भोजन को पचाने में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिराए शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो अशुद्ध रक्त। क्या है, अशुद्ध रक्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आगे देखिए, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। शीरा जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित करता है। शीरा शीरा अशुद्ध रक्त प्रवाहित करता है और धमनी जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित करता है। धमनी शुद्ध रक्त और शीरा अशुद्ध रक्त, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई भी प्रश्न पढ़िए और देखिए, थोड़ा सा अगर आप उस पर दिमाग डाल देंगे ना
तो आपको हमेशा के लिए जो है कंठस्थ हो जाएगा। और मस्तिष्क में जब कोई चीज एक बार अच्छे से बैठ जाती है तो वो भुलाए ना भूलती है। समझ जाइए। आपको ध्यान होगा कि कोई न कोई घटना, कोई न कोई ऐसा सिस्टम जो आप देखे होंगे, अगर आपके दिमाग मतलब कि एक बार देखते हैं, ये तो प्रश्न तो कईयों बार पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं और इस तरीके से याद हो जाता है कि उसकी पूरी फिल्म आप किसी को बता सकते हैं कि नहीं, उस जगह पर क्या क्या हुआ था, ओरल बता ले जाते हैं। उसमें उसमें तो रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो मतलब यही होता है कि एक बार आपको उसको बहुत नजदीक से देखना पड़ता है, बहुत इत्मीनान से उस टॉपिक को या कोई भी चीज एक बार अगर आप अच्छे से दिमाग में बैठा लिए तो फिर क्या उसको आप भूल नहीं पाएंगे, है ना, चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। देखिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन बी और सी। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? तो रक्त दाब नियंत्रित करना एवं जल संतुलित करना। सोडियम का क्या कार्य है? रक्त दाब नियंत्रित करना एवं जल संतुलित का काम है सोडियम का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रक्त दाब नियंत्रण करना एवं जल संतुलन सोडियम का कार्य। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य क्या है? हृदय की धड़कन। पोटेशियम का कार्य है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करना। धड़कन एवं नाड़ी संस्थान, नाड़ी नाड़ी के नाड़ी संस्थान के जो कार्यों को संचालित करना, ये पोटेशियम का कार्य है। ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या बनाता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो यह बनाता है इथाइल एल्कोहल। क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, एनिलीडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है? एनिलीडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है? अंग द्वारा होता है। तो देखिए नेफ्रीडिया। क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेफ्रीडिया। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और अगर आपसे पूछ ले कोई कि ब्लड का पीएच मान, खून का पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है 7.4 होता है। देखिए यहाँ पर दिया है 7.4, ये जो है ब्लड का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार प्रकार किस ग्रंथि में होती है? बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि जो है यह बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को
मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए जो बल लगता है उसे प्रत्यानयन बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। पौधे पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आराम से देखते जाइए, सभी प्रश्न धीरे धीरे आपको आपको आ जाएगा। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली काम में लाई जाने वाली गैस है। तो गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हीलियम गैस। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है डीडीटी का उपयोग। आगे देखिए क्या दिया है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए क्या दिया है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यकृत। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाने वाला पदार्थ है। देखिए 25 क्या है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र। देखिए सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सूती वस्त्र। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सी है? तो हरी सब्जियां लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी है, हरी सब्जियां। देखिए आगे क्या है। गैसोलीन को गैसोलीन को किसके साथ मिश्रित करके एल गैसोहाल बनाया जाता है? 27 नंबर का क्वेश्चन है। इथाइल एल्कोहल इथाइल एल्कोहल को मिश्रित किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को, दौड़ने वालों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। ग्लूकोज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकोज दिया जाता है। आगे क्या है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए, पराबैंगनी ओजोन परत क्या है? पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों को रोकता है। क्या दिया है। टाइफो टाइफाइड आंत ज्वर। क्या दिया है? आंत ज्वर। टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? तो क्लोरोमाइसिटीन। क्या है? क्लोरोमाइसिटीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोमाइसिटीन। यह जो है टाइफाइड के लिए उपयोग किया जाता है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या बोला जाता है? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या बोला जाता है? देखिए ज्योतिहीन क्षेत्र बोला जाता है। ज्योतिहीन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं इसको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? देखिए 24 कैरेट होता है शुद्ध। सबसे शुद्ध देखेंगे तो 24 कैरेट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 24 कैरेट शुद्ध। ठीक है। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है सिनेबार, ध्यान रखिएगा। देखिए
क्या दिया है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, हाइपोथैलेमस। सॉरी, ये देखिए एक क्वेश्चन छूट गया, ये वाला है, ये क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 34 छूट रहा था। देखिए क्या है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो इसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण किया जाता है। हाइपोथैलेमस जो है, इसके द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, तो क्वेश्चन नंबर 35 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां पाई जाती है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है, 37 हड्डियां होती है कशेरुक दंड में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 37 हड्डियां होती है कशेरुक दंड में। बीसीजी, बीसीजी का पूरा नाम क्या है, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, क्या नाम है, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बीसीजी का फुल फॉर्म है। आगे देखिए, एथलीट फुट नामक रोग किससे संबंधित है, एथलीट फुट नामक रोग किससे संबंधित है, तो यह है कवक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवक से संबंधित है, कवक। ठीक है, आगे देखिए, दमा अस्थमा नामक रोग किससे होता है, क्वेश्चन नंबर 39 है, अस्थमा नामक रोग किससे होता है, तो यह रोग भी कवक द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कवक के कारण होता है अस्थमा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 40 है, कृमि के कारण, वर्म के कारण फाइलेरिया रोग होता है। आगे देखिए, जब एक वस्तु की वेग दो गुनी हो की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, किसी वस्तु का वेग दो गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, चौगुनी बढ़ जाएगी। देखिए 4 गुनी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, किसी वस्तु का वेग दो गुनी अगर किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी। देखिए अगला प्रश्न देखिए, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या दिया है, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस नाम से जाना जाता है, माइटोकांडिया बोलते हैं सूत्र कणिका को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सूत्र कणिका को माइटोकांडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या दिया है, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है। देखिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आवृत्त बीजी, किस वर्ग में आता है, आवृत्त बीजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आवृत्त बीजी। आगे देखिए क्या दिया है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में लाल फूल बिखेरते हैं, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में लाल फूल बिखेरते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 45, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कवक। ऑप्शन नंबर सी है, कवक के द्वारा पेनिसिलिन बनाया जाता है। 46 है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं, तो क्वेश्चन नंबर 46 है, शैवाल एवं कवक, शैवाल एवं कवक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है, तो बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है,
तो यह शैवाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग किससे प्राप्त होता है? तो यह जो है पुष्प कली से प्राप्त होता है लौंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पुष्प कली से प्राप्त होता है लौंग। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का न्यूक्लिड अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या है? न्यूक्लिड अम्ल 49, क्वेश्चन नंबर 49 का क्या हो जाएगा? न्यूक्लिड अम्ल हो जाएगा। देखिए क्या प्रश्न है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिड न्यूक्लिड अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, और अंतिम प्रश्न है ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। क्या है? भारत में कृषि धान अनुसंधान केंद्र क्या दिया है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह कटक में स्थित है। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये हम आप लोगों को 50 प्रश्न कराए हैं पूरे, जो कि आरआरबी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है सब। तो इसको आप लोग एक बार अवश्य रिवीजन कर लीजिएगा, और एक बार रिवीजन कर लेंगे कायदे से तो यहाँ से जो है आप प्रश्न करने योग्य हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।